नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 23 नवंबर 2023 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल। शुरुआत करेंगे 23 नवंबर के प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल, जो कि लगभग फर्स्ट शिफ्ट में 40 सवाल मिले और सेकंड शिफ्ट में 43 सवाल हैं। इस टाइप से 80 प्लस सवाल यहाँ पर 23 नवंबर के अपन एनालिसिस करने वाले हैं। जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और जहाँ से आपको ऑल शिफ्ट की पीडीएफ फाइल पहले से ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर प्रथम पारी का पहला सवाल, एफआईडी द्वारा आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 कहाँ पर हुए हैं? तो 44th चेस ओलंपियाड 2022 है, ये चेन्नई तमिलनाडु में हुए हैं। तो ये करंट अफेयर है आपके जुलाई अगस्त का, क्योंकि 28 जुलाई से 10 अगस्त के मध्य ये 44वां चेस ओलंपियाड हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की, उद्घाटन किया और टॉर्च रिले की शुरुआत की थी विश्वनाथन आनंद ने। फर्स्ट यहाँ पर उज्बेकिस्तान रैंक रहा है, सेकंड आर्मेनिया रहा है, थर्ड इंडिया रहा है। बेस्ट प्लेयर बोर्ड फर्स्ट में इंडिया के गुकेश डी हैं, बोर्ड टू में इंडिया के निहाल सरीन हैं। और यहाँ पर इसी फाइड द्वारा जो 44वां चेस ओलंपियाड है, गेप्रिंदाशविली जो कप है वो इंडिया को दिया गया है। अगला इवेंट होगा हंगरी, जो बुडापेस्ट हंगरी है, वहाँ पर 2024 में। 44वें चेस ओलंपियाड से एक और सवाल पूछा गया है कि 2022 में इसका मास्कट क्या रहा, शुभंकर क्या रहा है? तो मास्कट रहा है थम्बी। क्या रहा है? थम्बी। थम्बी का मतलब होता है छोटा भाई। तो शुभंकर थम्बी एक सूरवीर हैं जो पारंपरिक तमिल पोशाक वेस्टी जो धोती और शर्ट पहने हुए हैं। तो इस टाइप से इसका लोगो है, हाथ जोड़कर खड़ा है। थम्बी इसकी शुभंकर है, मास्कट है। जतिन गोस्वामी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? जतिन गोस्वामी की बात करें तो क्षत्रिय नृत्य है। शंकर देव भी क्षत्रिय, जतिन गोस्वामी और सरोडी शेखिया ये सभी क्षत्रिय नृत्य के डांसर है। आगे बढ़े उससे पहले टेक्स्ट बुक का हैप्पी आवर्स डील देख लेते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, वहाँ पर मॉक टेस्ट लगेगा, ताकि आपकी तैयारी से पहले आपको एग्जाम से पहले पता चले कौन सा सब्जेक्ट सेक्शन बी के समय रहते हैं, उसको आपको सही कर सके, बूस्ट कर सके तैयारी को। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस करना बेहद आवश्यक है, कम समय में ज़्यादा सवाल अटैम्प्ट करने के लिए। यदि आप आने वाले एसएससी जीडी जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आज से ही मॉक टेस्ट स्टार्ट कर लो। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पर आप अभी जा सकते हो, टेक्स्ट बुक ऐप में जाइएगा, पास वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर ये जो पास प्रो आप ले सकते हो, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पास प्रो में आपको क्या मिलेगा? प्रीवियस ईयर के PYQ आपको सारे मिल जाएंगे। PYQ प्रीवियस ईयर का जो पेपर है ना, एज इट इज़ मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट करेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट से डिटेल में उसका एनालिसिस आ पाएगा, कौन सा सेक्शन आपको कमजोर लगेगा। समय रहते अब अलग अलग बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे, तो उसका बेहतर ढंग से आप एनालिसिस करेंगे। तो जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस रहेगा एग्जाम देने का। 50% तैयारी मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट हो पाती है। तो मॉक टेस्ट जरूर लगेगा आपके प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए। पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेक्स्ट बुक पास एक बार ले लिया ना आपने, तो एक वर्ष की वैलिडिटी में जितने भी एग्जाम आते हैं 700 प्लस एग्जाम्स आपके एक ही पास में कवर हो जाएंगे, चाहे रेलवे की भर्ती आए, बैंकिंग का है, डिफेंस का है, एक बार पास में सभी एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। तो आपको जतिन गोस्वामी का पूछा है, क्षत्रिय डांसर है, असम का जो नृत्य है ना क्षत्रिय। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्था है? संगीत नाटक अकादमी है, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आती है। 1953 में इसका गठन हुआ है। अध्यक्ष वर्तमान में है संध्या पुरेचा। नेक्स्ट सवाल है, लोहड़ी किस राज्य का उत्सव है? इजी सवाल है, लोहड़ी है दोस्तों पंजाब का, ठीक है। ओडिशा में मनाया जाता है संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण मनाया जाता है उस दरमियान, तमिलनाडु में पोंगल मनाते हैं, असम में बिहू, पंजाब में लोहड़ी, उत्तर प्रदेश में किचेरी, पश्चिम बंगाल में पोष संक्रांति, झारखंड और बिहार में खिचड़ी पर्व, कर्नाटक में मकर संक्रमण मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, पुरा पाषाण युग की कितनी अवस्थाएं हैं? पुरा पाषाण युग की 3 स्टेज है। कितनी? 3 स्टेज हैं पुरा पाषाण युग की। निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और ऊपरी पुरा पाषाण। पुरापाषाण जो काल है लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है, यानी 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का इसका एज है पुरापाषाण काल का। और ये जो प्रागैतिहासिक युग है वह समय जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था पुरापाषाण काल में। इस काल के बाद जो मध्य पाषाण युग आया उसमें मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था। अगला सवाल देखते हैं, तबला वादक कौन है? तो वहां पर एक ऑप्शन था तबला वादक कौन नहीं है ये पूछा था, तो एक था पंडित पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष तबला वादक न होकर बांसुरी वादक है। तबला वादक में अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, चतुरलाल, शांता प्रसाद मिश्र, जिसे गुद्दई महाराज बोलते हो, अनोखे लाल मिश्र, कंठे महाराज, कृष्ण महाराज, ये तबला वादक है।
तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राज राजेश्वरम मंदिर भी कहते हैं, किस वंश के शासकों ने बनाया था? तो ये तीन प्रमुख चोल मंदिर हैं जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है, चोल वंश के शासकों द्वारा निर्मित हैं, जिसमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर भी आ जाता है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनाया था दोस्तों राज राजा चोल प्रथम ने बनाया था 1003 एडी में। और सेकेंड यहाँ पर मैं चोल टेम्पल की बात करूँ, गंगाई कोंडा का चोलापुरम मंदिर है, ये राजेंद्र चोल द्वितीय ने बनाया था। प्रथम ने, राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगाई कोंडा का चोलापुरम मंदिर बनाया, और राजेंद्र चोल द्वितीय ने बनाया था धरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर। धरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर है, ये राजेंद्र चोल द्वितीय ने, राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल बनाया है। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं। बाकी ये भी आप देख सकते हो, कांची जो कैलासंतर मंदिर है ये पल्लव वंश का है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा निर्मित है। कांची कैलासंतर मंदिर पल्लव वंश। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। और उड़ीसा का लिंगराज मंदिर है ये दोस्तों कलिंगा वास्तुकला में है, ययाति केसरी द्वारा निर्मित है, भगवान शिव को समर्पित है। कुल कितने मौलिक अधिकार है? टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 है समानता, फिर 19 से 22 हैं ये स्वतंत्रता है, 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28, 29-30 क्या है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। तो और फिर संवैधानिक उपचारों का है आर्टिकल 32। तो 6 अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता अलग है, स्वतंत्रता अलग है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 29-30 संस्कृति शिक्षा है, संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 है। पहले संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को अभी एक कानूनी अधिकार है आर्टिकल 300A में रखा गया है। नेक्स्ट सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने हेतु नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक हस्ताक्षरकर्ताओं लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए कम से कम 100 लोकसभा के सांसद MP है वो हस्ताक्षरकर्ता होने चाहिए उन्हें नोटिस जारी करने के लिए, और 50 राज्यसभा सांसद कोई भी एक है, या तो 100 लोकसभा सांसद है या 50 राज्यसभा सांसद है वो मौजूद होंगे, तो आप एक तरीके से उनके हस्ताक्षर से नोटिस जारी कर सकते हो। बाकी हटाने की प्रक्रिया चलेगी संसद में। और ये आर्टिकल 124 क्लोज 4 में वर्णन है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि संसद के प्रत्येक सदन के संबोधन के बाद कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्पित राष्ट्रपति का आदेश पारित न हो जाए। तो बिल्कुल प्रत्येक सदन लोकसभा राज्यसभा में वो पारित होगा, राष्ट्रपति आदेश जारी होगा, तभी उनको हटाएंगे। तो उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से वो साबित होना चाहिए। जो कदाचार के लिए यहाँ पर प्रस्ताव आता है वो 2/3 बहुमत से आपके पास होना चाहिए। यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो अध्यक्ष या सभापति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का भी गठन किया जाता है। प्रस्ताव स्वीकार के बाद 3 सदस्यीय समिति बनेगी, उसके में जो गठन होगा 3 सदस्य रहेंगे। इस समिति में सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश रहेगा, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहेगा और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होगा। नेक्स्ट अपना सवाल है, प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार किए जाने के 24 घंटे के भीतर उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। यहाँ पर आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे में वो मजिस्ट्रेट के समक्ष है न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा आप रिट याचिका दायर कर सकते हो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की। ठीक है, तो आर्टिकल 22(2) में ऐसा विवरण है कि 24 घंटे के भीतर उन्हें पेश किया जाएगा आर्टिकल 22(2) में। तो आर्टिकल 22(1) में क्या है, किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया जाता है ना उसे बताया जाएगा, जैसे ही गिरफ्तार करेंगे कारण बताएंगे भाई आपने इसको क्यों गिरफ्तार किया है, तो यथाशीघ्र अवगत कराया जाए कि बिना अभिरुचि में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से अपने कोई भी वो वकील वगैरह परामर्श ले सकता है, उसके लिए भी उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता आर्टिकल 22(1) में। और 22(2) में 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाने का नियम है। निवारक निरोध का उत्पन्न करने वाले कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना अधिकृत नहीं करेगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीश रही न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत मिलकर बने सलाहकार बोर्ड से 3 माह की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले ये प्रतिवेदन नहीं दिया जाए कि उसकी राय में ऐसे निरुद्ध के लिए पर्याप्त कारण है। अब देखिए कुछ आर्टिकल है 20 के भी जहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं। 20(1) जो आर्टिकल कहता है कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है।
जैसे कि आपने अपराध किया है 1938 में, लेकिन उस समय कानून में नहीं था, उस अपराध के लिए जो सज़ा थी वो बहुत कम थी, अभी उसकी सज़ा बढ़ गई है। अपराध जिस समय किया है उस समय यदि वो कानून था वही लागू रहेगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। एक बार अपराध किया, एक बार उसको सज़ा मिल गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। ये 20(2) में। 20(3) में क्या है, किसी को भी फोर्सफुली आप साक्ष्य नहीं क्या नहीं, पुलिस ऐसे किसी को पकड़कर और पीट कर नहीं कहला सकती कि उसने अपराध किया, हत्या नहीं किया, लेकिन उस पर फोर्सफुली दबाव डालकर ऐसे नहीं पुलिस कहलवा सकती, अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकती कि वो स्वीकार ऐसे ही फोर्सफुली नहीं कर सकते। 20(3) में ये दे रखा है। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में कुल कितने जिले हैं? भारत में 11 की जनगणना के अनुसार 640 जिले। इससे पहले 2001 की जनगणना में भारत में 593 जिले थे। अभी दोस्तों भारत में लगभग 806 जिले हो चुके हैं। 2011 की जनगणना में जिले तो 640 थे और उप जिले थे लगभग 6000, 5924 उप जिले थे, कस्बे थे 7935 और 6 लाख से अधिक गांव थे। भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? प्रथम औद्योगिक नीति 1948, दूसरी 1956, पहली 1948। तो सेकंड सवाल भी पूछ लिया कि 1956 की औद्योगिक नीति के अनुसूची बी में कितने उद्योग हैं? अनुसूची बी में दोस्तों 12 उद्योग हैं, अनुसूची ए में 17 उद्योग हैं। 1956 में जो औद्योगिक नीति आई ना, उस नीति में उद्योगों को 3 कैटेगरी में बांटा, अनुसूची ए बी सी। तो अनुसूची ए में जो 17 उद्योग हैं, इन 17 उद्योग में 4 उद्योग जैसे हथियार और गोला बारूद का, परमाणु ऊर्जा का, रेलवे का और हवाई परिवहन का, ये जो 4 उद्योग हैं, इंडस्ट्री है, इस पे केवल केंद्र सरकार का एकाधिकार था। शेष उद्योग में नई इकाइयाँ या राज्य सरकार द्वारा विकसित की गई। ये जो 17 है इनमें से 4 तो केंद्र सरकार है, बाकी कोई भी नई यूनिट है वो राज्य सरकार द्वारा विकसित की गई। ये अनुसूची ए में 17 उद्योग है। अनुसूची बी में कितने उद्योग हैं? तो बी में दोस्तों 12 उद्योग है। कितने? 12 उद्योग हैं। और इस बी में, ए में तो गवर्नमेंट थे, बी में क्या है, निजी और सार्वजनिक, प्राइवेट और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए खोला गया है बी। ऐसे उद्योग उत्तरोत्तर राज्यों के समयुक्त वाले रहते हैं। और सी में जो ए बी दोनों में नहीं हुए हैं वो सी में शामिल हो गए और जिसे निजी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ दिया गया था अनुसूची सी में। नेक्स्ट अपना सवाल है, टुमाकुरू किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? टुमाकुरू है, ये पूछा एक्चुअली कहाँ पर है, तो कर्नाटक में, बेंगलोर में है। किस खनिज के लिए है? तो ये आयरन ओर के लिए। तो कर्नाटक के बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर और तुमुकुर, ये जो जगह है ना, ये लो अयस्क के भंडार प्रचुर मात्रा में यहाँ पर। तो बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर और तुमुकुर बेंगलुरु कर्नाटक में लौह अयस्क के यहाँ पर खनिज मिलते हैं। अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो माता की ओर से जो बाबर था वो चंगेज खान का वंशज था। माता और पिता दोनों ही अलग अलग हैं। तो मुगल अपनी माता की ओर से चीन और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे और अपने पिता की ओर से भी ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो पिता की तरफ से पूछे तो तैमूर के थे, माता की तरफ से पूछे तो चंगेज खान के वंशज हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लेखक कौन है? भाई पाकिस्तान से सवाल बार बार पूछ रहे हैं यहाँ पर। ऐसा कौन है जो पाकिस्तान के सवाल लगातार पूछ रहा है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ पर हुआ? 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग सिटीज़ में हुआ है, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट है। और फर्स्ट रैंक 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रही है ना, वो महाराष्ट्र की रही है। 56 गोल्ड, 55 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज। सेकंड हरियाणा की, थर्ड मध्य प्रदेश की। तो महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? यानी HSRA। तो HSRA की स्थापना भगत सिंह ने 1928 में की। और HRA की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल ने की। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछे तो उसकी स्थापना 1924 में यहाँ पर सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने की। और HSRA पूछे तो भगत सिंह ने 1928 में की। ठीक है। और यहाँ पर कावेरी कांड के बाद फ्रार बिस्मिल के सच्चे उत्तराधिकारी पंडित चंद्रशेखर आज़ाद ने युवा क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ मिलकर दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में गुप्त मीटिंग करके HRA दल को पुनर्जीवित किया और संगठन को एक नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। तो ये एक तरीके से नाम भी चेंज हुआ, पहले था HRA 1924 में, तो यहाँ पर HSRA कर दिया गया। HRA सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने 1924 में
और यहाँ पर इसके अतिरिक्त योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सान्याल, ये कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना आवश्यक है? तो 24 घंटा, ये सवाल हो चुका है। नूरजा कौन थी? नूरजा की बात करें तो ये सम्राट जहांगीर की 20वीं पत्नी थी नूरजा। कौन सी पत्नी? 20th पत्नी, 20वीं वाइव्स। और देखिए नूरजा का जो मेहरुनिसा है ना, ये नूरजा को मेहरुनिसा के नाम से भी जाना जाता है। तो मेहरुनिसा है, नूरजा का ही नाम है। जहांगीर की 20वीं पत्नी थी। नूरजा का जन्म मेहर उन्निसा के रूप में हुआ, ठीक है। तो मेहर उन्निसा है नूरजा। अकबर के अधीन सेवा करने वाले एक महान वजीर की ये बेटी थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों ढाका में हुई, जो अब बांग्लादेश में, वहीं पर हुई थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। 2021 तक कौन सा कप्तान सबसे ज़्यादा ओडीआई मैच खेला है? 2021 तक कैप्टन MS धोनी है। सबसे अधिक ओडीआई मैच का रिकॉर्ड है MS धोनी है। कप्तान रहते हुए जो हाईएस्ट ओडीआई कप्तान रहते हुए हाईएस्ट वनडे इंटरनेशनल मैच खेला है वो MS महेंद्र सिंह धोनी ने 200 मैच खेले हैं। 2007 से 2018 की अवधि तक ये कैप्टन रही। कितने पाकिस्तान से 2 सवाल है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत वाला। और कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक है? कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर। किस तापमान पर कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है? तो गलनांक है ठोस से द्रव, और हिमांक है द्रव से ठोस है। नेक्स्ट है, श्रवण बेल गोला स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति किस पत्थर से बनाई गई है? तो श्रवण बेल गोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है ना, ये दोस्तों ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है, और इसे गंगा वंश के शासक ने बनाया था ग्रेनाइट पत्थर से। तो श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर की मंदिर है, जो बाहुबली की मूर्ति है, कर्नाटक में है श्रवण बेल गोला। और यहाँ पर बाहुबली को समर्पित है। 983 ईस्वी में गंगा राजवंश के राजा शासक के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है ना, वही मार्ले मिंटो सुधार थे। गोपाल प्रसाद दुबे किस नृत्य के भारतीय शास्त्रीय नृत्य के? गोपाल प्रसाद दुबे है ना, गोपाल प्रसाद दुबे, ये छऊ नृत्य के क्लासिकल डांसर है। 2012 में इन्हें पद्मश्री मिला। तो गोपाल प्रसाद दुबे हैं छऊ डांस के क्लासिकल डांसर। साइमन कमीशन से संबंधित सवाल आया। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। यूके के इसमें 7 ब्रिटिश सदस्य थे, कोई भी भारत का सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर साइमन कमीशन का भारत प्रवेश किया तो विरोध किया गया। कोई भी भारत का सदस्य नहीं, और भारत में ये संवैधानिक सुधार चाहते हैं, संविधान में सुधार करना चाहते हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं, और भारत का सदस्य नहीं है, तो इसलिए बहिष्कार किया। 1928 में भारत आया था। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो यहाँ पर ATM की बात आ रही है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो इनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है यहाँ पर 6ठी अनुसूची में। तमिल आबादी के लिए जाना जाने वाला जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के किस भाग में है? जाफना प्रायद्वीप है बिल्कुल श्रीलंका के ऊपरी हिस्से में, एक यहाँ पर आइलैंड मिलेगा, प्रायद्वीप मिलेगा श्रीलंका के ऊपरी उत्तरी क्षेत्र में, और उत्तरी प्रांत में भी है ये। और एलिफेंट दर्रा महाद्वीप श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करता है। अगला सवाल है यहाँ पर, थवील एवी मुर्गेयन, तो थवील कोंगम पट्टू एवी मुर्गेयन किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो थवील है ये थाविल के वादक है। कोंगम पट्टू एवी मुर्गेयन जो थाविल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, कर्नाटक का ये संगीत वाद्य यंत्र है, इसके वादक है दोस्तों। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने पद्मश्री इन्हें सम्मानित किया गया। और ये दोस्तों कोंगम पट्टू एवी मुर्गेन कहाँ से हैं? तो ये है पुदुचेरी से। कहाँ से? पुदुचेरी से। अगला सवाल, जल चक्र किससे संबंधित है? जल चक्र है किस प्रकार समुद्र से पानी वाष्पीकरण होकर बादल बनते हैं, फिर वापस जमीन में आ जाते हैं। तो ये पूरा चक्र है जल चक्र, जैसे पानी का एक तरीके से संरक्षण होता है, पानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होता है, वो नष्ट नहीं होता है। तो प्रकृति में जल संरक्षण का ये सिद्धांत पर आधारित है जल चक्र। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, जल चक्र को दोस्तों एक दिल्ली पुलिस में 2020 में सवाल आया था, जल चक्र को क्या कहा जाता है? तो जल चक्र को जल वैज्ञानिक चक्र भी कहा जाता है। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर और नमक के साथ किस प्रकार संबंधित है? अब नमक ज़्यादा खाने से क्या बोलते हैं डॉक्टर? BP बढ़ जाती है। कारण क्या है? यदि आपने नमक ज़्यादा खाया तो शरीर में पानी ज़्यादा स्टोर रहेगा, और पानी ज़्यादा देर स्टोर रहेगा तो पानी से क्या है, जो भी वेन है उस पर दबाव पड़ता है, पानी से दाब बढ़ेगा वेन पर,
तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है। सिस्टोलिक होता है मैक्सिमम जो प्रेशर लगता है 120 mmHg का, ये ऐसा नॉर्मल होना चाहिए, एक्चुअल में ज़्यादा ही होता है 120 से लगभग। और 80 के न्यूनतम जो ब्लड प्रेशर 80 है, तो 120 और 80 mmHg के मध्य होना चाहिए। सिस्टोलिक 120 है और डायस्टोलिक 80 है। अब सिस्टोलिक कब होता है, संकुचन चरण के दौरान धमनी पर लगने वाला अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है। तो हृदय है ब्लड को जो पंप करता है संकुचन चरण के दौरान, आगे जाता है वेन में, तो उस समय दाब बहुत ज़्यादा होता है जब सिस्टोलिक दबाव होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। डायस्टोलिक में क्या होता है, रिलैक्स के दौरान जो बहुत कम प्रेशर रहता है वो डायस्टोलिक है। यहाँ पर नई जो आर्थिक नीति 1991 में आई थी नरसिम्हा राव के मध्य, उसमें पीएम थे और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। तो नई जो आर्थिक नीति आई 1991 में, उसमें उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण का संबंध था। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो उससे सवाल पूछा सही स्टेटमेंट से संबंधित क्या है, तो यहाँ पर नियमों में ढील दी गई, विदेशी कंपनियों के लिए एक तरीके से भारत का मार्केट ओपन कर दिया गया। किस फसल उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, तो भारत बाजरा उत्पादन में पहले स्थान पर है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर दाल उत्पादन में पहले स्थान पर है, कपास उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, गेहूं, चावल, मूंगफली में भारत दूसरे स्थान पर है। और भी आप देख सकते हो प्रमुख अनाज और उत्पादक, पहला देश कौन सा, दूसरा देश कौन सा। बाजरा में भारत फर्स्ट है, बाजरा में सेकंड नाइजीरिया है। चावल में चीन फर्स्ट है, सेकंड भारत है। ज्वार में नाइजीरिया फर्स्ट है, ठीक है, और सेकंड भारत है। गेहूं में चीन फर्स्ट, भारत सेकंड है। दाल में भारत फर्स्ट, पोलैंड सेकंड है। लेंथिल, ये भी एक दाल का ही प्रकार है, कनाडा फर्स्ट, भारत सेकंड है। मक्का में यूएस फर्स्ट, चीन सेकंड। अब जौ में भारत फर्स्ट है, ध्यान रखना, जौ में भारत फर्स्ट है। और आप किस में देखेंगे, चाय में भारत सेकंड है, कॉफ़ी में ब्राज़ील फर्स्ट है, वियतनाम सेकंड है। चारा में संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट है और भारत सेकंड है चारा में। गाय के दूध में दोस्तों भारत फर्स्ट है, यूएस सेकंड है। भैंस के दूध में भी भारत फर्स्ट है और पाकिस्तान सेकंड है। जूट में भारत फर्स्ट, ध्यान रखना, जूट में भारत फर्स्ट है। तिल में भारत सेकंड, सिल्क में भारत सेकंड, केला में भारत फर्स्ट है, आम में भारत फर्स्ट है, नारियल में फिलीपींस फर्स्ट है, गन्ना में ब्राज़ील फर्स्ट है, पपीता, नींबू, इसमें दलहन वगैरह में भारत है। ये एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला। 36वां कोई जूस से संबंधित था, 55 से 80% फ्रूट जूस में क्या होता है, इस टाइप से था। नेक्स्ट सवाल है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अधिकतम लोन, अधिकतम 10 लाख का 3 लोन होते हैं, शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। तो शिशु लोन में होता है 50,000 रुपये तक का, किशोर होता है 50 से 5 लाख, तरुण होता है 5 से 10 लाख। मुद्रा योजना आई थी 8 अप्रैल 2015 को। एक लीड बैंक से संबंधित सवाल था, तो ये लीड बैंक कौन सा सवाल था एग्जैक्टली आप बताना। अब सेकंड सेट में पूछे गए सवाल देख लेते हैं। सवाल है, मैस्नाम अमूबी सिंह किस नृत्य से संबंधित है, तो अमूबी सिंह, मैस्नाम अमूबी सिंह है मणिपुरी डांसर। 1970 में भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया इन्हें, मैस्नाम अमूबी सिंह मणिपुरी डांसर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक राज्यसभा की सीट किस राज्य की, तो हाईएस्ट राज्यसभा सीट है उत्तर प्रदेश की 31 है। सेकंड है महाराष्ट्र की 19 सीट है। हाईएस्ट लोकसभा की सीट पे उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, कितनी, 403 हाईएस्ट लोकसभा की भी, और राज्यसभा की 31 सीट है उत्तर प्रदेश में, सेकंड महाराष्ट्र की है। तो राज्यों से आप सीट देखेंगे, राज्य वाइज आप देख सकते हो लोकसभा सीट, विधानसभा सीट और राज्यसभा सीट। जैसे कि आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा, 175 विधानसभा, 11 राज्यसभा है। तो ये प्रत्येक राज्य के आप इस प्रकार देख पाएंगे। असम में, बिहार में आपको पूछे तो 40 यहाँ पर लोकसभा है और 16 राज्यसभा है, ठीक है। असेंबली 243, असेंबली कम ही पूछ रहे, विधानसभा का, लोकसभा राज्यसभा की याद रखनी है। गोवा में राज्यसभा की 1 सीट है, ध्यान रखना, गोवा में राज्यसभा की 1 सीट है। राज्यसभा इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं, इनको एमएलए वोट देते हैं, ठीक है, एक तरीके से जनता डायरेक्टली नहीं देती है। और आप देखेंगे सबसे कम जो लोकसभा सीट है वो मिजोरम की 1 सीट है लोकसभा की, ठीक है। नागालैंड की भी लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी एक है इनकी, पुदुचेरी की भी 1 सीट है। सबसे लोवेस्ट वाले ये हैं। राजस्थान में कितनी है, तो लोकसभा है 25 है, राज्यसभा 10 है और 200 है विधानसभा। तेलंगाना में 7 आपकी राज्यसभा है, 17 लोकसभा, 119 विधानसभा है। इस टाइप से उत्तर प्रदेश आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 80 है लोकसभा की सीटें और 403 है विधानसभा की, 31 है राज्यसभा की सीटें। तो 80 लोकसभा सीट भी हाईएस्ट उत्तर प्रदेश में है। वेस्ट बंगाल में 42 है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, भारत में गरीबी के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक राज्य कौन सा, हाईएस्ट गरीबी है। स्टेनो एग्जाम में रिपीट हुआ था सवाल, बहुत आया था। गरीबी के आंकड़ों के अनुसार सबसे गरीब राज्य 2011 का बताया डाटा, 2011 में जो नीति आयोग का डाटा है उसमें हाईएस्ट गरीब था छत्तीसगढ़, 40% गरीबी दर।
और यूटी में हाईएस्ट दादर नगर हवेली। छत्तीसगढ़ के बाद राज्य में झारखंड, मणिपुर ये सबसे गरीबी है। सबसे कम गरीबी थी गोवा में 5.09 और सेकंड थी केरला में। और भारत में कितनी है? लगभग 22% गरीबी का अनुमान था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी 25.7, शहरी क्षेत्र में 13.7%। पाकिस्तान शब्द का नाम किसके द्वारा दिया गया? तो हाँ, यहाँ पर रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द नाम दिया, जो 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। चौधरी रहमत अली ने दिया पाकिस्तान शब्द। सलमान रश्दी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सलमान रश्दी का पहला उपन्यास है गिरमश। क्या है? गिरमश। और आपको पूछ ले अरुंधति रॉय का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है अरुंधति रॉय का। और सलमान रश्दी का है ग्रीमस। अब सलमान रश्दी का अन्य प्रमुख आप बुक्स देखेंगे तो मिडनाइट चिल्ड्रन है सलमान रश्दी की, और सैटेनिक वर्सेज सलमान रश्दी की है। शालीमार द क्लाउन भी सलमान रश्दी की ही बुक्स हैं। अरुंधति रॉय में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति रॉय की है। मौलिक कर्तव्य 51 का एफ में क्या? मैंने क्या कहा? एफ को फेल नहीं करना, अपनी संस्कृति को फेल नहीं करना। तो एफ में क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है। तो सभी 11 मौलिक कर्तव्य जो 51 क से स्टार्ट होते हैं ABC करके, तो एफ का पूछा तो ए में क्या है? ए वाले तो ए भी तो नहीं पूछते, इजी है। नागरिक का कर्तव्य संविधान का पालन, उनके आदर्श, राष्ट्रीय ध्वज वगैरह, राष्ट्रगान का आदर करना, ए में है। बी में क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हमारे हृदय में। सी में 3 आ गए, प्रभुता, एकता, अखंडता, ABC है ना। सी में इन तीनों को अपने रक्षा करनी है। डी में डॉन रहना, देश की रक्षा करनी है। ई में इक्वलिटी है, भ्रातृत्व की भावना और समरसता की भावना। एफ में फेल नहीं करना संस्कृति को। जी में पर्यावरण को जी कहना, पर्यावरण को क्या कहना? जी कहना, उसी से सब कुछ अस्तित्व है। एच को में क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो एच में है। सार्वजनिक संपत्ति आपकी नहीं है, आई की नहीं है, सभी की है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित है। जे में व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता है। के जो लास्ट में ऐड हुआ है, पहले 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ। 86 अमेंडमेंट 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ, 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 26 दिसंबर 1925 को कहाँ पर हुआ? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुआ। कहाँ पर हुआ? कानपुर में। कम्युनिस्ट पार्टी ये किसके द्वारा गठित की गई? तो M.N. रॉय, उसकी वाइफ एल्विन ट्रेंट, अब्बानी मुखर्जी और MPT आचार्य। तो M.N. रॉय का नाम आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या जोड़ा गया? बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई, इसलिए इसे मिनी संविधान बोलते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान बोलते हैं। एक तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और बाकी आर्टिकल 51 क में 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए। और 5 विषय है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाले, जैसे कि शिक्षा, वन, वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण, नाप तोल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। ये 5 विषय हैं, समवर्ती सूची में डाल दिए। 42वें संशोधन अधिनियम में इसके अतिरिक्त आपको पता है नीति निर्देशक तत्वों को कुल मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया इसी में। अब यहाँ पर एक और बड़ा संशोधन हुआ था 42वें में कि 5 से 6 वर्ष लोकसभा विधानसभा की बढ़ोतरी की गई है टेन्योर की, लेकिन इसे 44वें संशोधन में रद्द करके 5 वर्ष ही रख दिया। चेकमेट शब्द किस स्पोर्ट का है? चेकमेट है चेस का, शतरंज का। चेकमेट, ग्रैंड मास्टर, गैम्बिट, किंग्स, इंडियन डिफेंस, इंटरनेशनल मास्टर, ये चेस के ही टर्म है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त मौर्य का अगला शासक था बिंदुसार, तो उत्तराधिकारी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का पहला शासक था, 322 से 298 ईसा पूर्व है। सेकंड बिंदुसार है। थर्ड कौन है? अशोक है। बिंदुसार के बाद अशोक आया, फिर दशरथ मौर्य आया, फिर संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, शतधन्वा और बृहद्रथ अंतिम थे मौर्य वंश के। फाइयान किसके काल में भारत आया? फाइयान की बात करें तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाइयान जो चीनी यात्री था। मैगस्थनीज है, ये सेलुकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आया। अल बरूनी है, उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म में इनका जन्म हुआ और महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आया अल बरूनी। फैनसांग आया, हर्षवर्धन के काल में भारत आया। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं? भारत के 3 राष्ट्रीय पर्व है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। एक विकल्प जो भी रहा होगा होली दीपावली, वो नहीं है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है। LPG इंजन में कौन सी गैस का मिश्रण होता है? जो LPG ईंधन होता है ना,
फुजिल, उसमें मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। एलपीजी गैस है जो घरों में सिलेंडर रहता है ना अपना गैस का, उसमें एलपीजी तो है, तो उसमें रहता है प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या रहता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण। आपको पता कैसे चले गैस लीक हो? वैसे जो गैस रहती है ना एलपीजी, प्रोपेन ब्यूटेन है, इसकी कोई गंध नहीं होती। तो यहाँ पर पता चले कि गैस लीक हो रही नहीं हो रही है, इसलिए उसमें एथिल मर्केप्टेन एक गंध मिलाई जाती है। जो गंध आती है एलपीजी में सिलेंडर में, वो एथिल मर्केप्टेन है। सीएनजी में क्या है? ज़्यादातर सीएनजी में मैक्सिमम आपके मिथेन गैस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी 1885 में, उस समय कितने प्रतिनिधि उपस्थित थे? तो 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यहाँ पर 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 44 में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब देखिए, समान नागरिक संहिता सभी धर्मों सभी समुदाय के लिए समान कानून। ऐसे नहीं है कि हिंदू धर्म में जो विवाह होता है उनका अलग हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम का अलग मैरिज एक्ट है, तो अलग अलग इसके कानून हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये डीपीएसपी में है, आर्टिकल 44 में है। तो राज्यों पर डिपेंड है कि उसको लागू करें नहीं करें। तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ राज्यों में है, कुछ में नहीं है। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? आयुष्मान भारत योजना है स्वास्थ्य बीमा की योजना है। इसमें आपके 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है, और जो बीपीएल धारक हैं उनके लिए ये योजना है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की सबसे बड़ी विश्व की स्वास्थ्य बीमा योजना है। और लगभग 10 करोड़ यहाँ पर बीपीएल धारक, जिसके 50 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम बढ़ी है, इवन घटी है। नागालैंड में ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिली, यानी जनसंख्या घटी है। तो नागालैंड में बहुत कम वृद्धि, यानी नेगेटिव रही है, बढ़ी नहीं घटी है। उच्चतम दशक की वृद्धि हुई है। मेघालय में हाईएस्ट वृद्धि देखने को मिली है। तो नागालैंड, मेघालय, एक तरफ नागालैंड है पूर्वोत्तर राज्य, एक तरफ मेघालय है। मेघालय में मेघ बन गए हैं, सबसे ऊंचा मेघ बना है। सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश की है, लगभग 20 करोड़ है, और सबसे कम सिक्किम की है आबादी। ठीक है। तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है, सतत विकास है, वो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने हेतु जिला आयोजना समिति का गठन होता है? जिला आयोजना समिति है आर्टिकल 243। जिला आयोजना है ना ZD, जिला आयोजना ZD है 243 ZD। नेक्स्ट यहाँ पर है, किस देश की गेहूं की किस्में भारत में हरित क्रांति लेकर आई? गेहूं की फसलें दोस्तों जो हरित क्रांति लेके आई वो मैक्सिको से आई थी। गेहूं की फसल जो वैरायटी थी ना वो मैक्सिको से लाए थे, नॉर्मन बोरलैग रहे थे, जहाँ से हरित क्रांति आई। ये हाई हील्ड, जो HYV है ना, हाई हील्ड वैरायटी वाले बीज थे। 14वें दलाई लामा की आत्मकथा कौन सी है? 14वें दलाई लामा की आत्मकथा 2 आत्मकथा है। पहली आत्मकथा का नाम है माई लैंड माई पीपल, 1962 में पब्लिश हुई। सेकंड आत्मकथा है फ्रीडम इन एग्जाइल, 1991 में। और आर्ट ऑफ हैप्पीनेस भी दलाई लामा की ही पुस्तक है। कोपेनहेगन के वर्गीकरण में शीत मरुस्थल को किस वर्ग में रखा गया? स्टूडेंट बता रहे हैं कि कोपेनहेगन से 3 सवाल थे, थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। अब कोपेनहेगन की बात करें तो जलवायु वर्गीकरण करते हैं, इसके 5 प्रमुख जलवायु प्रकार हैं ABCDE। ए में है उष्णकटिबंधीय, बी में अनिशुष्क है, सी में समशीतोष्ण है, डी में महाद्वीप है, ई में ध्रुव है। तो धीरे धीरे शुष्कता से एक तरीके से ध्रुव में बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, और उष्णकटिबंधीय कुछ नहीं होता। तो ए में उष्णकटिबंधीय, फिर शुष्क, फिर समशीतोष्ण, फिर महाद्वीप, फिर ध्रुव है। तो शुष्कता के मौसम को छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं। अब यहाँ पर FMWS अलग वर्ड है। F ये कोई शुष्क मौसम नहीं दर्शाता है, फेल हो जाता है, शुष्क मौसम नहीं दर्शाता है। M ये मानसून जलवायु को इंगित करना, बिल्कुल मानसून है। W ये सर्दियों, W विंटर होता है ना, कि सर्दियों के शुष्क मौसम का संकेत है। S ये गर्मी के शुष्क मौसम को इंगित करता है। S यानी समर, गर्मी में जो शुष्क मौसम है उसको S इंगित करेगा। विंटर में शुष्क मौसम है उसको W करेगा। मानसून जलवायु है तो M है। कोई शुष्क मौसम नहीं है तो वो फेल है। अब यहाँ पर छोटे अक्षर ABCD भी रहते हैं जो तापमान की गंभीरता को दर्शाते हैं। अब जैसे बात करें AF की, तो A में क्या है? शुष्क चीज़ें हैं। A में क्या है? उष्णकटिबंधीय है। F में बिल्कुल भी शुष्क मौसम नहीं है। तो A उष्णकटिबंधीय, शुष्क नहीं है तो आर्द्र है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु AF है। और A यानी जो उष्णकटिबंधीय, M मानसून है तो ये उष्णकटिबंधीय मानसून हो गई। AW, A यानी उष्णकटिबंधीय और W यानी विंटर में आर्द्र और शुष्क जलवायु। BW शुष्क, B यानी B का मतलब शुष्क आ गया उष्णकटिबंधीय के बाद। और फिर W शुष्क जलवायु या सच्ची रेगिस्तानी जलवायु, तो रेगिस्तानी है वो BW है। BSS शुष्क या अशुष्क जलवायु।
BHH ये उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी है। BWH है उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान। BSK है मध्य अक्षांशीय स्टेपी। और ये सभी आपको थोड़ा दिमाग में डालना होगा। नेक्स्ट वाले डॉक्टर पुरुषोत्तम दाधीच, जिन्हें 2020 में पद्मश्री मिला है, और ये किस नृत्य शैली से जुड़े हुए? तो पुरुषोत्तम दाधीच हैं कथक नृत्य शैली से। पुरुषों के डेक्थलॉन में अंतिम इवेंट कौन सी है? तो डेक्थलॉन में टोटल 10 ट्रैक और फील्ड इवेंट रहती है। तो डेक्थलॉन में अंतिम इवेंट 10वीं है, वो 1500 मीटर रेस है। अब पहले दिन में 5 इवेंट होती है। शुरुआत होती है 100 मीटर की रेस से, उसके बाद सेकंड में लॉन्ग जंप लंबी कूद, फिर गोला फेंक शॉर्ट पुट, फिर हाई जंप, और फिर 400 मीटर की स्प्रिट होती है। क्रम वाइज होती है 1 2 3 4 में। उसके बाद सेकेंड डे में शुरुआत होती है 110 मीटर हर्डल की, फिर डिस्कस थ्रो की होती है, फिर पोल वॉल्ट की होती है, फिर जेवलिन थ्रो, और लास्ट में 1500 मीटर की रन होती है। ECOR रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा है? ईस्ट कोस्ट रेलवे का भुवनेश्वर में हेडक्वार्टर है। टोटल 19 रेलवे जोन, जिसमें मेट्रो भी सहित है। सेंट्रल रेलवे का मुंबई में है। कोंकण रेलवे नवी मुंबई में है। नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली में है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज में है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का गोरखपुर में है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का है मालीगांव असम में है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ECR हाजीपुर। ECOR ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर है। साउथर्न रेलवे चेन्नई। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। साउथ कोस्ट रेलवे है विशाखापट्टनम। साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रैक कोलकाता। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर है। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर है। मेट्रो रेलवे कोलकाता है। 44वें फाइट शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन मोदी जी ने किया है, और MK स्टालिन भी थे, तमिलनाडु के CM। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक करते हुए। तिलैया बांध कहाँ पर है? झारखंड में कोडरमा जिले के तिलैया में ब्राकर नदी के पार बनाया गया है। तो तिलैया बांध है झारखंड में ब्राकर नदी में। तिलैया बांध झारखंड ब्राकर नदी। टिहरी बांध कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। गोविंद सागर बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। कोयना बांध कोयना नदी महाराष्ट्र। गांधी सागर बांध चंबल नदी मध्य प्रदेश। बगलिहार डैम है चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। मुल्ला पेरियार बैंक पेरियार नदी केरला में। मैथन डैम है ब्राकर नदी झारखंड में। निम्मो बाजमुख बांध है सिंधु नदी जम्मू कश्मीर। श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश है। चुटुक डैम है सुरु नदी जम्मू कश्मीर। टिहरी डैम है भागीरथी नदी उत्तराखंड। थीन बांध है रावी नदी पंजाब में। अलमाटी डैम कृष्णा नदी कर्नाटक। पोंग बांध है ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश। पोचम बांध है गोदावरी नदी तेलंगाना। उकाई बांध है ताप्ती नदी गुजरात है। इसके अतिरिक्त नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सरदार सरोवर है नर्मदा नदी गुजरात। हीराकुंड है महानदी ओडिशा में। वृत्तायित किस मंदिर स्थापत्य शैली का रूप है? मंदिर में निर्माण शैली है, जैसे उत्तर भारत की है और दक्षिण भारत की है। तो यहाँ पर जो द्रविड़ शैली है दक्षिण भारत की, उसमें आता है वृत्तायत। द्रविड़ मंदिरों की 5 अलग अलग उप विभाग है, जिसमें वर्ग आकार है उसे कहा जाता है द्रविड़ मंदिर में कुट्टा कहा जाता है। जो आयताकार है उसे आयतंस या शाला कहेंगे। अंडाकार है उसको गज पृष्ठ या हाथी पीठ या वृत्तायत कहेंगे। तो वृत्तायत जो अंडाकार है गज पीठ और हाथी की पीठ का अंडाकार है। गोलाकार वर्त है अष्टकोणीय को अष्टस्त्र कहेंगे। गोपुरम और विमान का संबंध भी दक्षिण भारतीय मंदिर शैली से है। गोपुरम और विमान। मोहिनीअट्टम नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021। मोहिनीअट्टम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया नीना प्रसाद को। कुचिपुड़ी में 2021 में N शैलजा। भरतनाट्यम में जयलक्ष्मी ईश्वर है। शव में दिया गया भुवन कुमार को। कथक में दिया गया शमा भाटे को। और कथकली का दिया गया इंचाक टू रामचंद्र पिल्लई को। मणिपुर का दिया गया है 2021 में थोगचौम इमेमुबी देवी को। और कुटियाट्टम का दिया गया है कलामंडलम घ्रिजा को। अचार में सिरका क्यों बनाते हैं? तो अचार में एक तो सिरका खट्टा होता है तो खट्टाईपन के लिए। सेकंड यहाँ पर सिरका है वो कंजर्वेशन का काम भी करता है, फफूंद और जीवाणु को खराब होने से अचार को बचाता है। राज्य मंत्री कैबिनेट मीटिंग में भाग कैसे ले सकते हैं? राज्य मंत्री तो डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र प्रभाव हैं तो यहाँ पर विशेष निमंत्रण पर स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री राज्य मंत्री ले सकते हैं। बाकी कैबिनेट मंत्री रहता है ना, वो ही भाग लेता है मीटिंग में ज़्यादातर। चौसा और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया? तो चौसा बिलग्राम ये जो कन्नौज के युद्ध है ना, ये हुए थे दोस्तों हुमायूं और शेर खां के मध्य। तो हुमायूं को शेर खां ने हराया। हुमायूं के 4 प्रमुख मंदिर हैं, देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। देवरा चोर बासर इसकी ट्रिक है। देवरा का युद्ध लड़ा था यहाँ पर हुमायूं ने, वो 1531 में। चौसा का युद्ध
1539 में, बेलग्राम का 1540, सरहिंद का 1555। ये सभी युद्ध हैं, ये युद्ध हैं हुमायूं के। देवरा के युद्ध हुमायूं और अफगान के मध्य हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई। अफगान थे महमूद लोदी। चौसा या कनौज का युद्ध 1539 में हुआ है। इसमें शेर खान ने हुमायूं को हराया था। बेलग्राम के युद्ध दोबारा एक साल बाद 1540 को हुआ। इसमें दोबारा हुमायूं को पराजित कर दिया गया। सरहिंद का युद्ध हुआ था सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य, जिसमें सिकंदर शाह सूरी को पराजित करके हुमायूं दिल्ली पर बैठा। हुमायूं की जीवनी है हुमायूंनामा, जो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अगला सवाल है, सती प्रथा का अंत किसने किया? सती प्रथा के अंत का प्रयास किया राजा राममोहन राय ने, और फिर कानूनी रूप से इसको लागू किया 1829 में विलियम बेंटिंग ने। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड जो 2022 में मिले हैं, उसमें अतरंगी रे फिल्म का नाम है अतरंगी रे। तो अतरंगी रे फिल्म हेतु बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड किसे मिला? विजय गांगुली को मिला है अतरंगी रे मूवी हेतु बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड। जो सॉन्ग है वो चक्का चक सॉन्ग में बहुत अच्छी कोरियोग्राफी की थी विजय गांगुली ने। बेस्ट फिल्म में शेरशाह जो मूवी है, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में शेरशाह मूवी बेस्ट फिल्म है। बेस्ट डायरेक्टर है दोस्तों विष्णुवर्धन। और क्राइटिक अवार्ड जो बेस्ट फिल्म का है वो सरदार उद्धम का। बेस्ट एक्ट्रेस है कृति सनन। बेस्ट एक्टर है रणवीर सिंह। बेस्ट एक्ट्रेस क्राइटिक्स में है विद्या बालन, और क्राइटिक्स में बेस्ट एक्टर है विक्की कौशल। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है पंकज त्रिपाठी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है साई तमहंकर। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर है बी पारिक है, और आशीष कौर है फीमेल। लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है सुभाष खई को। अगला सवाल लिखते हैं, विश्व में 8वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा? भारत का पड़ोसी देश आप देखेंगे तो हाईएस्ट जनसंख्या है वो चाइना की है। फर्स्ट इंडिया की है। थर्ड है यूएस की है। चौथे स्थान पर इंडोनेशिया। पांचवें पर पाकिस्तान है पड़ोसी में, और फिर छठे पर ब्राजील है। सातवें पर नाइजीरिया। आठवें पर बांग्लादेश है। नौवें पर रशिया है। 10वें पर मैक्सिको। तो ये बांग्लादेश है 8वें पर। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ है? मोक्ष या फिर जो इनकी समाधि है वो कहाँ पर है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका महापरिनिर्वाण हुआ है 483 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे हुई। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ है, और निधन हुआ है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। और बाकी अन्य नाम इनका सिद्धार्थ गौतम है। पिता शुद्धोधन, माता माया देवी है। गुरु नानक जयंती है अभी आने वाली है 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती। तो गुरु नानक जयंती मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। गुरु नानक जयंती है, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। गुरु नानक देव जी का यहाँ पर जन्म हुआ इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती है। और कार्तिक पूर्णिमा 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ। गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व, गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक जो सिख समुदाय के संस्थापक और प्रथम गुरु हैं, और इनका जन्म राय भोई की तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर? राय भोई की तलवंडी, पंजाब, पाकिस्तान में। और समाधि इनकी करतारपुर साहिब में है गुरु नानक देव जी की। और यहाँ पर भगवान महावीर का पूछे तो जन्म कहाँ पर हुआ? तो जन्म हुआ दोस्तों भगवान महावीर का कुंडलपुर में, वैशाली के राज्य कुंडलपुर में। और महापरिनिर्वाण हुआ पावापुरी नालंदा में। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और मोहिनी का नृत्य, मोहिनी है, मोहिनीअट्टम हो सकता है। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अरब सेना को हराया था? तो नागभट्ट प्रथम ने हराया था। मई 2022 में ग्रीस ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आज तक IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल नहीं था। तो यहाँ पर हर्षा शरद गरुड़ ने पहला गोल्ड मेडल जीता। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में हर्षा शरद गरुड़ ने। सिल्वर जीता दोस्तों ज्ञानेश्वरी यादव ने। अमजद अली खान का संबंध है सरोद वादक से। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, बुद्धदेव दास गुप्ता है, अली अकबर खान, विश्वजीत चौधरी, मुकेश शर्मा, बहादुर खान, सहारन रानी, जरीन शर्मा, ये हैं दोस्तों सरोद वादक। अब इंडियन डांस और वेस्टर्न डांस का फ्यूजन से आया था, मिक्स से। आयात निर्यात से संबंधित भी एक से एग्जैक्ट सवाल नहीं मिले। तो ये सवाल पूछे गए हैं दोस्तों 23 नवंबर को। काफ़ी लेट नाइट हो चुकी है, वीडियो में डिले हो गया, फिर भी आपके लिए कोशिश है। अभी रात्रि को 4 बजने वाले हैं और वीडियो कंप्लीट है यहाँ पर 23 नंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का। पूरा देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते तो टेक्स्ट बुक से TTG के कूपन कोड यूज़ करना न भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।